अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे रिलेटेड टू अल्कोहल्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। मतलब आपके इस चैप्टर को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कुछ हिस्सा अल्कोहल्स का है, कुछ हिस्सा फिनॉल्स का है और कुछ हिस्सा ईथर्स का है। तो आज जो शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं, ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन फिनॉल के हवाले से होंगे। फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह के रिएक्शन देते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये अल्कोहल के हवाले से, राइट डाउन द यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 चीजें हैं। पहले नंबर पे यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल ना आया तो इसकी जगह पर वर्ड आपको आ सकता है मीथानोल। क्या आ सकता है? मीथेनॉल। अगर मिथानॉल वर्ड ना आया तो इसकी जगह पे इसका फार्मूला देके पूछ सकता है CH3OH। राइट डाउन द यूज ऑफ CH3OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल के इस्तेमाल लिख दो। मिथाइल अल्कोहल के इस्तेमाल लिख दो। पहले नंबर पे यूज में देखा जाए तो इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर ऑयल्स के लिए। मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है, पहले नंबर पे ये अल्कोहल है जिसको हम लैब के अंदर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, और मैंने ये बात बता रखी है कि ये वाली जो अल्कोहल होती है मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल, ये जहरीली होती है। नॉर्मल अल्कोहल को पीने से बचाने के लिए इसमें 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं ताकि वो अल्कोहल पीने के काबिल ना रहे। इस प्रोसेस को डीनेचरेशन का नाम देते हैं। तो सेकंड जो यूज है वो है इट इज यूज्ड फॉर डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स की डीनेचरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसकी डीनेचरेशन के लिए? अल्कोहल की डीनेचरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड जो यूज है इसको हम एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं गाड़ियों के रेडिएटर में। सही, मसलन इससे क्या मुराद है? वो इलाके जहां पे टेम्परेचर -1, -2, -5, -10 रहता है ना, अगर गाड़ियों के रेडिएटर में नॉर्मल पानी डाला जाए तो रेडिएटर के अंदर ही पानी जम जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जम जाता है और इसके नीचे पीछे जितने भी टेम्परेचर होगा पानी फ्रीज हो जाएगा। अगर पानी गाड़ियों के रेडिएटर में जम गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस काम से बचने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ मिकदार में मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। मिथाइल अल्कोहल करती क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक टर्म शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो। तो मिथाइल अल्कोहल डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और ये उसको जमने नहीं देता पानी को। सही से हम कहते हैं इसको हम एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन रेडिएटर। गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर हम इसको एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज्ड एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट in the radiators of automobiles। गाड़ियों के रेडिएटर में इसको एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये था जी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल के यूज, लेकिन इसके साथ हमने ये भी लिखा हुआ है कि इथाइल अल्कोहल के भी यूजेस लिखो। सही है, तो सेकंड नंबर हमारे पास हेडिंग बनेगी यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। आ सकता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आया तो हमारे पास वर्ड आ सकता है इथानोल। क्या आ सकता है? इथानोल। इथानोल वर्ड आया तो C2H5OH, ये फार्मूला है इथानोल का या इथाइल अल्कोहल का। सही है, तो इसका पहला जो यूज है इसको सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूज ऊपर वाले यूज एज अ सॉल्वेंट,
और सेकंड जो यूज इसको, ये वही अल्कोहल है C2H5 यानी कि इथाइल अल्कोहल जो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, यूज फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस्लाम में ये हराम है, इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज में इसको यूज एज अ फ्यूल, यूज एज अ फ्यूल। याद रखिए, जो इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल कोई भी है ना, उसको आग बड़ी आसानी से लग जाती है। ऐसी कोई भी शय जिसको आग लग सकती है उसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पेट्रोल का एज अ फ्यूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसको आग लग जाती है। डीजल का एज अ फ्यूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसको भी आग लग जाती है। से मतलब ऐसी कोई भी शय जिसको आग लग जाती है उसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम कुछ कंट्रीज में इथाइल अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इसको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या होती है? फार्मेसी से रिलेटेड ये वर्ड है, मतलब अद्वियात बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी अद्वियात ऐसे जिसमें इथाइल अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। सही है, काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जहाँ पे इथाइल अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट, उस मेडिसिन को हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाला जो यूज है, इसको हम यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन, बायोलॉजिकल स्पेसिमन। ये बायोलॉजिकल स्पेसिमन क्या होता है? कभी बायोलॉजी की लैब में जाए ना, वहाँ पे स्टार फिश पड़ी होती है एक छोटे से बीकर के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ना हमने बीकर के अंदर रख के उसके अंदर पानी डाला होता है, हमें लग रहा है था ये पानी है, ऊपर से बंद किया होता है हमने इसको। सही है, जो बेसिकली पानी नहीं होता, ये इथाइल अल्कोहल होती है। इथाइल अल्कोहल करती क्या है कि जो जरासीम वगैरह होते हैं उसको उसके करीब नहीं आने देती, जो भी स्पेसिमन है बायोलॉजिकल। सही है, जब उसके करीब नहीं आएंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगी, डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं होगा। मतलब हम क्या करते हैं जी, इसको इथाइल अल्कोहल को हम यूज कर रहे होते हैं टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमन। प्रिजर्व का मतलब है महफूज करना, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है हमारे पास? महफूज करना। लेकिन हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये नीचे वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे रिलेट करेंगे किससे? फिनोल से। किससे रिलेट करेंगे? ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फिनोल से रिलेट करेंगे। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 2 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सही है, पास्ट पेपर में बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। और आपकी बुक के अंदर 2 ही मेथड दिए गए फिनोल को तैयार करने के। एक डाउज मेथड है क्लोरोबेंजीन से, एक सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की तैयारी का तरीकाकार है। क्या है हमारे पास? फिनोल की तैयारी के तरीकाकार है। तो इसमें पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इस मेथड को डाउज मेथड भी कहते हैं, डाउज मेथड का नाम भी देते हैं। ये खुसूसन याद रखिए ये वर्ड। सही है, इसमें हम करते क्या जी? क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं और उससे फिनोल को तैयार करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूँ तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए। अगर आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल को तैयार करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है वो है NaOH इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। NaOH को हम एज अ रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। सही है, NaOH को किसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे? रिएक्शन में एज अ रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना चाहिए? 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और इसके साथ प्रेशर होना चाहिए 150 ATM। ये कंडीशन आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी।
याद रखिएगा ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी की सारी कंडीशंस आपको जुबानी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएजेंट इस्तेमाल होगी, कौन सी चीज़ टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले आपने करना क्या, तो चेक कीजिएगा रिएक्शन में आप सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लोगे, ये है जी हमारे पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा, इसके ऊपर साइड पे क्या लगा होगा हमारे पास, क्लोरीन लगा होगा। ले ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा देंगे हम किसके साथ, मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, इसको हम इस्तेमाल करना, यहीं ऊपर लिख लूंगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है, 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, 150 atm प्रेशर देना है। ये सारी की सारी कंडीशन आप प्रोवाइड करोगे। होगा क्या कि ये वाला OH, ये वाला इतना देखो, ये NaOH है ना, NaOH, ये NaO अलग हो जाएगा और ये H होगा, ये H बेसिकली ये वाला जो H है, ये वाला जो H है मैं थोड़ा सा नॉमिनेट कर देता हूँ, इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा HCl, और ये ONa इसके ऊपर आके लग जाएगा, क्या होगा हमारे पास ये फिनोल है, ये ONa इसके ऊपर आग लग गया और साथ बन गया HCl। नेक्स्ट स्टेप में यही दो चीजें दोबारा फिर रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यही दो चीजें ONa प्लस HCl रिएक्ट करेंगे और हमारे पास देखो अब ये Na और Cl आपसे मिलेंगे और ये वाला H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, सही है, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी आयंस की और हमारे पास OH बन जाएगा, ये वाला जो H है ये इस Na को हटा देगा यहाँ से और साथ बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा यहाँ पे साथ में NaCl बन जाएगा और ये हमारे पास फिनोल है, ये क्या हमारे पास फिनोल। लो जी हमारे पास पहला तरीकाकार है, ये फर्स्ट मेथड है जिससे हमने फिनोल को तैयार किया है। इस तरीकेकार का नाम कॉमन नेम याद रखना है, इस तरीकेकार को हम नाम दे देते हैं डाउज मेथड। क्या नाम दे देते हैं, डाउज मेथड। अब दूसरा तरीकाकार है, इसको भी जरा देखिएगा, सही है। दूसरा तरीकाकार है फ्रॉम साल्ट ऑफ, फ्रॉम हेडिंग दे देता हूं, फ्रॉम salt of benzene सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साल्ट से हम इसको तैयार करने वाले हैं, किसे, फ्रॉम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेट्स सी किस तरह हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कंडीशन क्या चाहिए, अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं किस चीज़ का होना ज़रूरी है, वो सिर्फ एक चीज़ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 320 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मेन चीज़ हमारे पास आ जाती है रिएक्शन, इसी के ही नंबर है, सही है। आपने सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है, साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले मैं सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, यहाँ पे लगाता है SO3H, यह है सल्फोनिक एसिड। लेकिन मैंने सल्फोनिक एसिड नहीं लेना, मैंने साल्ट लेना। साल्ट का मतलब क्या है, इस एसिड का रिएक्शन में किसी बेस के साथ करवाऊंगा जिसमें ये H उतर जाएगा, इसकी जगह पे Na आकर लगेगा। जिस तरह हमारे पास आप जानते हो कि ये वाली चीज एसिड है, जब इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाया, तो हमारा बेसिकली ये Na आके इस H को उतारता है और NaCl बनता है। सेम इसी तरह जब हम इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएंगे तो ये H उतरेगा, इसकी जगह पे आके लग जाएगा ये। तो यही है साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं ये सोडियम लगा हुआ है ना, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दोनों बात सही है। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जस्ट सिंपल फ्रॉम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप यहाँ पे सोडियम वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, सही है। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्पेसिफाई कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, इसका रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ। टेम्परेचर शुड बी 320 डिग्री सेल्सियस, 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो होगा क्या, हमारे पास ये वाला Na
जो है ये SO3 के साथ मिल जाएगा और हमारे पास बना देगा Na2SO3। सही है। और ये वाला ON है, मतलब ये वाला हमारे पास 2 Na2SO3 बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो चीज बची हुई है वो ये वाला Na2SO3 और साथ में Na, ये वाली चीज और साथ में वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन उतरेगा और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और इसके साथ जो चीज बच रही होती है वो बनेगा OH, इसके ऊपर ONA इसके ऊपर लग जाए। मैं भी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, कैसे हुआ है। देखो मैं 2NaOH को इस तरह लिख सकता हूँ, NaOH NaOH। सही है। मैं इसको आपस में मिला दूं तो क्या बनेगा H2O, ये आ गया H2O। अब बाकी क्या चीज बची है, ये वाला Na बचा हुआ है और ये वाला SO3 है, क्या बनेगा Na2SO3 आ गया। अब बाकी क्या बचा, बच गया ONA बेंजीन के ऊपर लग गया, ONA काम लग गया हमारे पास बेंजीन के ऊपर लग गया। अब ये वाली चीज बनी है ONA। सही है। अब इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम क्योंकि सोडियम लगा है, ऑक्सीजन है, फिनोल है, तो इसलिए कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन ये वाला है, चेक करो, बेंजीन के ऊपर ONA लगा हुआ है, HCl के साथ रिएक्शन कराएगा, हमारे पास फिनोल तैयार हो जाएगा। सही, क्या होगा, हमारे पास बेंजीन के ऊपर वाली साइड पे लगा हुआ है Na, इसका रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, देन द प्रोडक्ट will be OH and NaCl। लीजिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डाउज मेथड। चेक करो कहीं ये बोला था नहीं, क्लोरोबेंजीन से हमने फिनॉल तैयार किया है, उस मेथड को डाउज मेथड कहते हैं। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे खत्म करोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कि आपने डाउज मेथड का इस्तेमाल करके फिनॉल को तैयार किया। किस मेथड का इस्तेमाल करके फिनॉल को तैयार किया, डाउज मेथड का इस्तेमाल करके फिनॉल को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने फिनॉल को तैयार किया है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला होगा। सही, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल को तैयार कर रहे हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। देख लो, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं वहीं से, और मैंने ये बताया कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको खुसूसन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब ये बात होगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना ये सेम है। सही, एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, दोनों का आंसर सेम रहेगा। सही है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर, याद रखिए जो फिनॉल है ना, ये अल्कोहल की निस्बत ज्यादा एसिडिक होती है। इसी चीज को हम जस्टिफाई करने लगे हैं, प्रूव करने लगे हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनेगी, वो देख लीजिएगा, कुछ बातें हम लिखेंगे। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात हम यही लिखेंगे, फिनॉल जो है ना, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल की निस्बत फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक हो गया, ये पहली बात हमारे पास। अब फिनॉल को अगर जो सॉल्यूशन होता है पार्शली सोल्यूबल सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल हैज pH 5 to 6, 5 से 6 तक इसकी pH हो सकती है, पॉसिबल। ठीक है, आपको पता है 7 से pH अगर कम हो तो एसिड होता है, 7 से ज्यादा हो तो बेस, 7 हो तो न्यूट्रल होता है। pH चेक कर लो, 5 से 6 तक होती है, तो मतलब फिनॉल शोज एसिडिक बिहेवियर। इसके के आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड की वैल्यू, के ए वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 1.3 into 10 raised to power -10। जो फिनॉल के वैल्यू है
आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड की जो वैल्यू है वो 1.3 है। सही है। अब हम बात को एक्सप्लेन करते हैं, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक किस तरह है। सही है, तो यही बात हम यहां लिखेंगे, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ phenooxide ion by resonance of negative चार्ज। कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है ये बेसिकली रेजोनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिनोल बिकम मोर स्टेबल, फिनोल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये बात एक सिंपल से याद रखिएगा। चलिए जी, अब हम इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखिएगा हमारे पास किस तरह फिनोल ज्यादा, हमने ये प्रूव करना है। देखो एसिड क्या होता है, हमेशा एसिड H+ साइन होता है, फिनोल के ऊपर OH लगा हुआ है। सही है, तो जैसे ही आयोनाइज होगा, सही है, तो ये H+ आयन दे देगा। हम किसी तरीके से अगर ये प्रूव कर दिया कि इसके साथ जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इसके साथ ये वाला जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, सही, मतलब ये दोबारा फिर इसके साथ मिलकर वापस नहीं आएगा, तो फिर हम प्रूव कर देंगे कि ये ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड वो शय होती है जो H+ आयन देती है, ये H+ आयन दे दिया। हम ये अप्रूव करने के जो फिनोक्साइड आयन है ये मोर स्टेबल है। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप पता क्या करो, 5 बेंजीन रिंग बना लो फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोशिश करें कि इसको पेज के ऊपर ना एक ही लाइन में बनाओ। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी आ जाएंगी। 5 स्ट्रक्चर्स आपने बना लेनी है। सही है, इनके दरमियान में रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का। इस आपके दरमियान में डबल एरो लगा लो। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ये वाली चीज़ लूंगा। सही है, ये करो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपने करना क्या है कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, सही है, यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहने देता हूँ, चेक करो इस कार्बन के, ये जो कार्बन एक बॉन्ड ये होगा, 2 ये 2 ये, 5 बॉन्ड तो बनते नहीं है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक हो गया, तो जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होता है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बॉन्ड का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये 7 जगह पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अभी डबल बॉन्ड ही है। ठीक है, और उसी के साथ ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस कॉर्नर पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप मतलब आपने नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड, मतलब जब नेगेटिव चार्ज अगले जगह पे जाके शिफ्ट होगा, वहां बॉन्ड बनेगा, तो उससे अगला जो बॉन्ड होगा वो अगले कोने पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अब शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड दोबारा फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह रेजोनेंस होती रहती है। ओ के ऊपर चार्ज नेगेटिव, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला बॉन्ड भी ऑलरेडी मौजूद है। और ये था जी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। सही है, अब रेजोनेंस के जरिए से, और यही हमने बात बताई है कि फिनोक्साइड बिकम स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बीच में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन बिकम मोर स्टेबल, एंड H+ आयन जो कि रिलीज किया वो रिलीज रहता है, और इसी वजह से ये ज्यादा हमें एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। सही है, तो ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है, और याद रखिएगा एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सही है, और एक और बात अगर याद रखें, सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वरना तो मिनरल एसिड का सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर होता है। सही है, तो ये सारी की सारी बातें देख लीजिएगा, ये तो सिंपल रटे वाली चीज़ है। इसमें याद रखिएगा सॉल्वेंट के तौर पर डिनेचरेशन, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। सही है, इसमें सॉल्वेंट, ड्रिंकिंग, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। एक डाउस मेथड हमने पढ़ा, और फिनोल को हमने तैयार करके देखा है ना। तो इसके 2 तरीके। एक और बात याद रखिएगा, चलो मैं बता देता हूँ,
पेपर में क्वेश्चन आ जाए। याद रखिए फिनोल का एक और भी नाम है, फिनोल का, ये जो फिनोल है ना, इसका एक और भी नाम है, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक है, BOLIC, कार्बोलिक एसिड, कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक एसिड का भी नाम दे रहे होते हैं फिनोल को। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।